हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड में कक्षा 12वीं के हिंदी विशिष्ट के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कवि परिचय। ठीक है, तो आज हम कवि परिचय डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लेखक परिचय के लिए वीडियो लाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो हमने बताया है उनको आप 100% याद करके जाइए। यही कवि परिचय आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इसमें हमने दिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सूरदास का कवि परिचय। सूरदास का कवि परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। देखें, बात करें तो ये कब कब पूछा गया है। 2009 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 15 में और उसके बाद 18 में। 2020 में ये नहीं पूछा गया है, इसलिए 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको 100% करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवि परिचय को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें 2 रचनाएं लिखनी होती हैं, उसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष, उसके बाद साहित्य में स्थान। इस प्रकार हमें 4 नंबर पूरे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के देने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और इस कवि परिचय को आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला है रचनाएं। तो हमें सबसे पहले इसमें रचनाएं लिखनी है। 2 रचनाएं आपको कोई लिखनी होती हैं, इसमें मैंने 3 बताई हैं। आपको जो सूटेबल लगे उसको आप याद कर लीजिए। पहली रचना है सूरदास जी की सूरसागर, दूसरी है सूरसारावली, तीसरी है साहित्य लहरी। ये तीनों रचनाएं हैं, इनमें से आपको जो 2 अच्छी लगेंगी वो याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या है, सूरदास कृष्ण भक्त थे। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छी अच्छी बुकों से इकट्ठा किया है इस सब पैराग्राफ को, और सिंपल भाषा का इसमें मैंने यूज किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सूरदास कृष्ण भक्त थे, काव्य ही उनका भगवत भजन था। ठीक है, उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज ही दिखाई देती है। ठीक है, भक्त हृदय की अभिव्यक्ति उनके काव्य में सहज ही दिखाई देती है। थोड़ी आपको हिंदी जैसी भाषा लिखनी है, मतलब लगे कि प्रोफेशनल हिंदी लैंग्वेज में जैसी भाषा लिखते हैं उतनी तो काफ़ी हमें यूज करना चाहिए कवि परिचय में। ठीक है, तो बिल्कुल भी हम सरल भाषा में नहीं लिख सकते, थोड़ी तो हमें लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। इनकी भक्ति में सखा भाव है, कृष्ण को रखा वो सखा मानकर ही, यहाँ पर सॉरी ये रखा लग गया, गलत है, तो इसको आप नहीं, यहाँ पर सखा लिखिए। कृष्ण को सखा मानकर ही उन्होंने अपने आराध्य की समस्त बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, जो कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं हैं और प्रेम लीलाएं हैं, सभी का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। उसके बाद आगे देखते हैं। सूरदास ने मानव मन के अनेक भावों का वर्णन अपने पदों में किया है। मानव मन के अनेक भावों, मनुष्य का मन किस प्रकार अपने भावों को ईश्वर के प्रति रखता है, इस प्रकार का वर्णन जो है सूरदास ने अपने काव्य में किया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग, दोनों का ही मार्मिक चित्रण करके उसे रसराज सिद्ध कर दिया। देखिए, जो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है क्योंकि सूरदास ने इसकी दोनों पक्षों, वियोग और संयोग, दोनों का अच्छा ही वर्णन किया है, जिसकी वजह से श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। उसके बाद कला पक्ष की हम बात करें। कला पक्ष में सूरदास ने बोलचाल की ब्रजभाषा को लालित्य प्रधान ब्रजभाषा बना दिया है। कला पक्ष में हमें उनकी कला का वर्णन करना होता है कि सूरदास जी ने क्या क्या, किस भाषा का उपयोग किया है, कौन कौन से छंदों का उपयोग अपने काव्य में किया है और किस प्रकार की उन्होंने भाषा लिखी है। खड़ी भाषा है, खड़ी बोली है, या फिर कोई अन्य बोली जैसे ब्रज भाषा होती है आदि, तो किस प्रकार की भाषा इन्होंने लिखी है, जिसमें हमें ये बताना होता है। तो सूरदास ने बोलचाल की भाषा को लालित्य प्रधान ब्रजभाषा बना दिया है। उनकी प्रयुक्त भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है। सूरदास ने अवधी और फारसी के शब्दों और लोकोक्तियों के प्रयोग से अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। भाषा का माधुर्य सर्वत्र दिखाई देता है। सूरदास ने अपनी काव्य रचना गेय पद शैली में, मतलब जैसे जिसे हम गा सकें उस पद शैली में की है। ठीक है, हाँ, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, सूरदास की रचना में अलंकार अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ ही प्रविष्ट होते हैं। सूरदास ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पदों में संगीतात्मकता सर्वत्र परिलक्षित होती है। उसके बाद हम
इनका साहित्य में स्थान देखेंगे। सूरदास जी का साहित्य में स्थान देखते हैं। सूरदास जी का साहित्य में जो स्थान है उसको हम देखते हैं। सूरदास जी अष्टछाप के ब्रजभाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। सूरदास का बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। अपनी काव्य कला और साहित्य प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर माने जाते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम दूसरा कवि परिचय देखते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं कबीरदास जी का कवि परिचय। कबीरदास जी का कवि परिचय 2009, 12 और 16 में पूछा गया है। इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें इनकी 2 रचनाएं लिखनी थी कबीरदास जी की। तो इसमें कबीर की प्रमाणिक उपलब्ध कृति बीजक है। इसमें साखी, शबद और रमेनी 3 भाग हैं। उसके बाद हम भाव पक्ष देखते हैं कबीरदास जी का। भाव पक्ष में हमें देखना है कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना परिलक्षित होती है। परमात्मा से विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्मा में लीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किए हैं। सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश हो उठी है। ठीक है, मतलब लोगों को लगा कि उनकी वाणी कर्कश है, लेकिन वास्तव में उन्होंने जीवन के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ये आपने कई दोहे भी लिखे हैं कबीरदास जी ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कबीर ने समाजगत बुराइयों का खंडन तो किया ही है, साथ साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया है। मतलब समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, बुराइयाँ फैली हैं, उनको मिटाने के लिए उन्होंने अपने काव्य में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कला पक्ष। हम देखते हैं कबीरदास जी का। कबीरदास जी का कला पक्ष है कबीर की भाषा अपरिष्कृत है। उसमें कृत्रिमता का अंश भी नहीं है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है। उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का विकृत रूप प्रयोग किया गया है। इससे भाषा में विचित्रता आ गई है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी किस कवि की भाषा को कहा जाता है? तो कबीरदास जी की भाषा को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए आप। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, अलंकारों का प्रयोग उचित है। उपमा, रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास अलंकारों की प्रचुरता कबीर की प्रचुरता है आपके काव्य में। कबीर की साखियों में दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है कि दोहा छंद आपने अधिकतर प्रयोग किया है। उसके बाद आपका साहित्य में स्थान देखते हैं। कबीरदास जी का साहित्य में स्थान देखते हैं। कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। आपके काव्य में निहित संदेश और उपदेश के आधार पर नवीन समन्वित समाज की संरचना संभव है। उसके बाद मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। इसको वैसे ही याद कर लीजिए। इसको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इनका देखिए इसको पूरा साहित्य में स्थान। और इस प्रकार हमने कवि परिचय देखे। इन 3 कवि परिचय को आप अच्छे से करके जाइए, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम और भी वीडियो आपको इसी तरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।